पढ़ाई लिखाई तो आज गूगल का जमाना है, इंटरनेट से भी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई या किताबों के माध्यम से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त करना है वो आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व में कहीं पर भी। लेकिन जो शिक्षा हमें गुरुजनों से मिलती है, दीक्षा के माध्यम से, जो शिक्षा जिसमें संस्कार छुपे होते हैं, वो हमें जो गुरुओं के माध्यम से मिलती है, वो हमें इसी मंदिर में मिलती है जो हमें जीवन में एक महान पुरुष, महान व्यक्ति या समाज सेवक बनाती है। क्योंकि जो संस्कार हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर हमारे बच्चों में भरे जाते हैं, वो संस्कार शिक्षा के, विद्या के मंदिर में भरे जाते हैं। इसीलिए हमने देखा होगा कि जब जब हम कोई यज्ञ हवन में बैठते हैं तो पंडित जी महाराज हमसे एक बात कहते हैं कि आप अपना नाम लीजिए, उसके बाद अपने गुरु का नाम लीजिए। कभी वो ये नहीं कहते कि माता का नाम लीजिए, पिता का नाम लीजिए या अपने पूर्वजों का नाम लीजिए, वो सिर्फ ये कहते हैं कि अपने गुरु का नाम लीजिए। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो सबसे ऊपर है, वो इसी देश के अंदर है। इस मातृभूमि ने हमें सिखाया है कि हमारे लिए गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। क्योंकि शिक्षा मात्र एक पढ़ लेने का या कंठस्थ कर लेने का नाम नहीं है। शिक्षा वो है कि जो हमें सिखाती है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है वो हमें अध्यात्म से जोड़े और उस पर हम और ज्यादा रिसर्च करें। जो शिक्षा हम यहाँ पढ़ लेते हैं वो हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में जीवन का निर्माण कर सके, चरित्र का निर्माण कर सके, अपना जो हमारे जीवन के अंदर मानस, हमारी जो मानसिकता है उसका अच्छे से निर्माण कर सके, उसका विकास हो सके, हमारा जो दुर्व्यवहार है, हमारे जो बुरे विचार हैं, उनसे हमारा पीछा छूट सके, उन पे हम नियंत्रण कर सके। ये हमें शिक्षा सिखाती है, ये हमें इस देश का ज्ञान सिखाता है। क्योंकि हमने देखा है कि रामायण में भी हमने सुना है, पढ़ा है और देखा भी है रामलीलाओं के माध्यम से कि राम और रावण में ऐसा क्या अंतर था कि जो श्री राम जी को हम पूजते हैं और रावण को अधर्म का, बुराई का प्रतीक मानते हैं। जबकि ज्ञान के मामले में अगर हम देखें तो रावण टीकाकार पंडित था। रावण के पास चारों वेदों का ज्ञान था। रावण के पास इतना ज्ञान था कि वो जब चाहे वर्षा करवा लेता था। वो उस जमाने में भी सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से खाना पकवा लिया करता था। रावण के पास इतना अधिक ज्ञान था कि वो जो चाहे कर सकता था। उसने तो काल तक वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके साम्राज्य में किसी की मृत्यु उसकी इच्छा के विरुद्ध हो नहीं सकती थी। तो ऐसा क्या था श्री राम जी को हम पूछते हैं। जबकि रावण की अगर हम बात करें, राम जी की बात करें, तो भगवान का जो बहुत बड़ा भगवान को मानने वाला भक्त था वो रावण था। रावण ने तो यहां तक कहा है कि मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित। क्योंकि रावण के शब्द हैं, आप देख लीजिए, रावण ने जो शब्द कहे हैं वो मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, और नहीं कोई दूजा है। अपने शीश को काट काट कर मैंने शंकर भगवान को पूजा है। जिस रावण ने भगवान को इतना बड़ा भक्त होते हुए इस तरह से पूजा, तो ऐसा क्या था कि श्री राम जी को हम पूछते हैं, वो था श्री राम जी का चरित्र। और ये शिक्षा है जो हमारे गुरुजन हमें देते हैं, संस्कार बढ़ते हैं कि हमारा चरित्र निर्माण हो सके। इस मंदिर में, इस विद्या के मंदिर के अंदर हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण हो, ताकि हम एक नेक इंसान बन सकें, ताकि हम बुराइयों पर कंट्रोल करना सीख सकें। क्योंकि इस देश के अंदर भारत माँ भारती की जब हम बात करते हैं तो इतना ज्ञान का भंडार है कि ज्ञान संपन्न देश हुआ करता था। 12वीं शताब्दी से पहले इस देश से ज्ञान इंपोर्ट करते थे, हम निर्यात करते थे। नालंदा जब ध्वस्त करी गई, यहाँ पर आप लोग साक्षी और जानते हैं इस बात को, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग। हमारे जो पूर्वजों ने लिखा है, हमने उसके माध्यम से इसको ज्ञान को प्राप्त किया है और हमने जाना है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। और आज विश्व के अंदर भारत इसीलिए टिका हुआ है इतनी ऊंचाइयों पर, क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे युवा देश भारत देश है। और आज हम भारत देश की जब बात करते हैं, भारत के ज्ञान की बात करते हैं, हमारे जो वेदों का ज्ञान है उसके अंदर इतने हजारों वर्षों पहले ऋषियों ने लिख दिया है, जो आज जिस पर R&D होती है, रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद साइंटिस्टों को पता चलता है अच्छा पृथ्वी तो गोल थी। हमारे ऋषि ने तो इतने वर्षों पहले कह दिया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ये आज मानता है पूरा विश्व की पृथ्वी गोल है। हमारे वेदों में जो लिखा है, जो वेदों की ताकत है, उस ताकत से विश्व इतना घबरा गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने की नौबत आ गई थी। और जब तक नालंदा यूनिवर्सिटी ध्वस्त नहीं हुई थी, हम लोग इतने ज्यादा आगे थे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारे देश पर अंग्रेज राज कर रहे थे 1835 तक हमारे देश के अंदर पूरे देश में 7,32,000 गुरुकुल चला करते थे।
की रीजनल भाषा होती थी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, उड़िया हो, असम की भाषा हो, मराठों की भाषा हो या कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो, संस्कृत के साथ साथ उस भाषा का बोध कराते हुए गुरुकुल में हमारे बच्चों को निपुण किया जाता था। और साक्षरता उस समय 97% थी, जो अपने आप में पूरे विश्व में सबसे बड़ा आंकड़ा था। जब ये देखा अंग्रेजों ने, उनको इतनी मिर्ची लगी, उनको इतनी तकलीफ हो गई, उनको ये लगा कि भारत तो ज्ञान में बहुत ज्यादा आगे है और किसी भी देश का विकास तब संभव है जब कौशल और ज्ञान के अंदर कोई भी देश बहुत ज्यादा आगे हो। भारत इसीलिए विश्व गुरु था क्योंकि उसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया था। विश्व को लिखना, विश्व को पढ़ना, विश्व को समझना हमने सिखाया। हर भाषा के लिए विश्व आज अपनी अपनी भाषा लेकर बैठा है, लेकिन सभी भाषाएं संस्कृत में से निकल कर आई हैं। जिस भाषा के पीछे आज लोग भाग रहे हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, मैं एक बात बताना चाहूंगी, हमारे माता पिता यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो जाहिर सी बात है इनको आने वाले समय में आप ही इन बातों को बताएंगे। पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा के अंदर जो मूल शब्द है वो मात्र 65,000 है, और जबकि हिंदी भाषा के अंदर जो मूल शब्द है वो 80 लाख है। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो 88 करोड़ मूल शब्द है और 102 अरब 80 लाख संस्कृत भाषा के अंदर टोटल शब्द है। तो विश्व की सबसे बड़ी भाषा जो है वो हमारे देश की भाषा है, संस्कृत भाषा। क्योंकि आज कंप्यूटर ने भी ये मान लिया है, जो कंप्यूटर के महारथी लोग हैं उन्होंने भी ये कहा है कि सबसे बढ़िया एल्गोरिथम आज जो है वो संस्कृत भाषा का है। तो आने वाला युग संस्कृत का है, तो इसे भूलिएगा मत कि हमारे देश से संस्कृत धीरे धीरे कम कर दी गई है तो फिर संस्कृत विलुप्त हो गई, नहीं, आने वाला युग भारत का है फिर से, क्योंकि धरती कौन है, चक्रकाल चक्र घूमता है। एक समय था, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब साम्राज्य था, जब राज थे, जब युग हुआ करते थे, तो सबसे पहले पर्शियन युग आया था जो तब का ईरान था, और उसके बाद मेसोपोटामियन युग आया था, उसके बाद आया था ओटोमन साम्राज्य ने अपना पूरे विश्व में अपना साम्राज्य फैलाया, और उनका युग था टर्की का, जो आज का टर्की है। टर्की के बाद जब उनका युग खत्म हुआ तो तब युग आया रोमन का, तब का रोमा, उसे रोमा कहा जाता था, और रोमा के बाद धीरे धीरे शिफ्ट होता होता जब युग आया, उसके बाद युग आया यूएसएसआर का, यूके का, फ्रांस का, उनके बाद यूएसए के बाद जापान का, और आज जो युग चल रहा है पूरे विश्व के अंदर वो चीन का चल रहा है। लोग ऐसा कहते हैं, तो आप खुद देख लीजिए, चक्र घूम रहा है, तो अगला युग किसका है? आप सभी लोग समझदार हैं, अगला युग भारत का है। क्योंकि भारत का युग इसलिए है कि किसी भी विश्व को, किसी भी देश को विश्व में सुपर पावर बनने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक, उस देश का इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा हो, जो कि आज पूरे विश्व में हमारा है, क्योंकि प्राचीन सभ्यता हमारी है। आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास वेदों का ज्ञान है, हमने विश्व को दिया है, इसीलिए आज इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो सबसे ज्यादा हमारी है। दूसरा होता है मिलिट्री पावर। ठीक है, आज चाइना मिलिट्री पावर में हमसे थोड़ा आगे है, लेकिन आने वाला समय हमारा है, क्योंकि आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इतना ताकतवर बनाया है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो आज हमारे देश के अंदर बन रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम किसी और देश से खरीदने के बजाय अपने देश से हम बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी ताकत देश की होती है इकोनॉमिक पावर। हमारे देश की जीडीपी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश का युवा अब नौकरियां ढूंढता नहीं, आज नौकरियां पैदा कर रहा है। स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से देश को खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये हमारा आपका भारत है, ये हम सभी का भारत है। और आज ये भारत अपने आप धीरे 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 अपने पांव पर खड़ा होते होते इतना मजबूत इस भारत की रीढ़ की हड्डी हो चुकी है। पुनः स्थापित इस देश के अंदर हम फिर से वो यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटीज पहले थी, क्योंकि 1837 की बात करती हूँ, जब हमारे देश में ब्रिटिश राज चल रहा था, तब हमारे देश की विद्या इतनी ज्यादा सशक्त थी कि अंग्रेजों को तकलीफ हुई कि भारत तो बहुत ऊंचाई छू जाएगा, तो सबसे पहले इसकी संस्कृत पर लगाम कसो। क्योंकि संस्कृत भाषा के जो हमारे गुरुकुल थे, मैंने अभी आपको बताया है कि 7,32,000 गुरुकुल हमारे थे, और उसमें 97% साक्षरता हमारे देश के अंदर थी, तो उन गुरुकुल को जला दिया गया और ये कह दिया गया कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन एक्ट है वो बनाई गई मकौले के द्वारा। ये कहा गया कि भारत के अंदर आज के बाद से संस्कृत भाषा पर प्रतिबंध है। गुरुजनों को, हमारे जो गुरुकुल चला रहे थे, उनके हाथ पैर काट दिए गए, और उन गुरुजनों को इतना प्रताड़ित किया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी संस्कृत गुरुकुल नहीं चलाएंगे, कोई भी वहां की जो रीजनल लैंग्वेज थी उसका गुरुकुल नहीं चलाएंगे। ऐसे में जब ये एक्ट देश भर में आया तो धीरे धीरे ये कहा गया कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसकी शिक्षा नहीं मानी जाएगी। और तब वहां पर स्कूल ऐसे बनाए गए कि जहां पर उन बच्चों को ज्ञान दिया गया, अंग्रेजी का ज्ञान दिया गया, संस्कृत वहां से मिटा दी गई, खत्म कर दी गई, ताकि उन बच्चे लोगों को अपनी भाषा समझ आए। तो उनकी भाषा तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रह गई, लेकिन अंग्रेजी भाषा का बोध उनको बार बार कराया गया, ताकि वो अपने आप को हीन भावना से देखें और ये कहे कि हमें तो संस्कृत भाषा की
इस माँ की आबरू को तार तार करने के लिए, लेकिन माँ भारती के सच्चे सपूतों ने कभी संस्कृत को मिटने नहीं दिया। आज मैं बात करती हूँ सुषमा स्वराज जी की, हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह पर, उन्होंने जहां पर बहुत सारे देशों को बुलाया जाता है, ऐसे ऐसे मंच पर संस्कृत में भाषण दिए हैं ताकि लोगों को विश्व को पता चल जाए कि भारत की जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा विश्व की हर भाषा की जननी है। आज आप जर्मन लैंग्वेज देखेंगे, आज आप फ्रेंच लैंग्वेज देखेंगे, हमारे देश के अंदर दक्षिण भारत की सारी भाषा देखेंगे, वो सभी भाषा संस्कृत भाषा से निकली हुई है। तो इसलिए गर्व करो अपने आप पे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी हैं, क्योंकि हम सभी को देश ने इतना दिया है कि अब ये समय आ गया है कि हम देश को दें। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें राह दिखा रहे हैं, देश को दिशा दे रहे हैं, लेकिन देश का भविष्य इन बच्चों के हाथ में, आप सभी के हाथ में है। तो अपना दायित्व समझते हुए इस देश को नई दिशा दीजिए, क्योंकि जो हमारी पद्धति, जो हमारा तंत्र, जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, आज इतने वर्षों बाद जब देश से अंग्रेज चले गए वो हटाई नहीं गई। देश को 75वां वर्ष लग रहा है। ये जो इनिशिएटिव लिया है ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में लिया गया है कि उसमें ये जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है उसमें हमारा जो पुराना इतिहास है, जिसे छुपा दिया गया, जिसे दबा दिया गया, उसको फिर से लिखा जा रहा है। और आप में से हो सकता है बहुत से ऐसे अध्यापक हो जिनका हमें मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिख रहे हैं इस इतिहास को। बहुत सारे हमारे प्रोफेसर हैं जो लिख रहे हैं जो हमारा असली इतिहास था, क्योंकि अक्सर लोग ये कह देते हैं, बार बार इस बात को कहा जाता है कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे। बार बार इस बात को कहा जाता है, अगर वो हार गए थे तो क्या वो मर गए थे? अगर वो हार गए थे तो क्या उन्होंने अपना साम्राज्य किसी को समर्पित कर दिया था? क्या वो कैदी हुए थे? अगर इनमें से वो कुछ भी नहीं हुए थे तो क्या वो लगाम देते थे? अगर इनमें से एक भी बात वो नहीं करते थे तो फिर हारे कैसे? आप ये बताइए ना। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हारता है या तो सर कलम हो जाता है, या फिर वो सलाखों के पीछे चला जाता है, या फिर उसको वहां पर लगाम देना पड़ता है, वहां पर टिकट देना पड़ता है, या फिर अगर आपको बख्श दिया जाए तो आपको उनके हाथ के नीचे उस राज्य का राजा बनाया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे जो योद्धा है उनका जो इतिहास है वो इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाना जाना चाहिए, ना कि अकबर बाबर इन सबका पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के नींव थे। हमारे देश का जो मूल इतिहास है वो हमारे बच्चों को समझाया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो भारत का है। आने वाला जो समय है वो विश्व के गुरु हम बनने वाले हैं वो इस भारत का, और उसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया के रूप में रख दी है। तो आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा के इस मंदिर में हमारे बच्चों में जो संस्कार भरने का काम हमारे गुरुजन कर रहे हैं उनको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आने वाला भारत आप ही तैयार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।